हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बीसी ओजी 171 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ब्लॉक 2 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने लास्ट वीडियो में यूनिट थर्ड के कंज्यूमर डिमांड यूनिट का 4 टॉपिक कर लिया था। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमें लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियोस देख लें, तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है, बाकी जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, चेंज किसमें होगा? सिर्फ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में। ठीक है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होगा। बाकी जितने फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, ये सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी और चेंज होगा हमारे प्राइस में। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। देखो क्या लिखा है, द पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अमाउंट डिमांडेड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इन शॉर्ट, लॉ ऑफ डिमांड कैन थस बी स्टेटेड एज फॉलोज: अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो इनवर्स रिलेशनशिप को हम ऐसे ही दिखाते हैं। ये देखो, ये हमने यहाँ लिखा है ना, प्राइस। प्राइस क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है किसका? प्राइस और डिमांड का। ठीक है, प्राइस इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड का, प्राइस और डिमांड का। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं: क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंडेंट है? प्राइस पे। तो प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको प्रोनाउंस करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, इन दोनों ही इक्वेशन को, मतलब इन दोनों ही एक्सप्रेशन को अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, यहाँ भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब लॉ ऑफ डिमांड को शेड्यूल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के लिए जब हम उसे टेबुलर हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा डिमांड शेड्यूल होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, मतलब एक यहाँ टेबुलर एक फॉर्म दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ दे रखा है कि जब प्राइस ऑफ एप्पल 100 था, जब प्राइस 100 था, फिर 100 से बढ़ के 200 हुआ, 200 से बढ़ के 300 हुआ, 300 से बढ़ के 400 हुआ। तो प्राइस देखो एक तरीके से 100 से बढ़ के 200, 200 से 300, 300 से 400 बढ़ रहा है यहाँ प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 15 से घट के 12 हुआ, 12 से घट के 8 हुआ, 8 से घट के 3 हुआ। तो यहाँ प्राइस, मतलब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर आ रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल हमने देखा, मतलब जैसे मतलब एक कंज्यूमर का देखा। ठीक है, अब वही मार्केट डिमांड निकालना हो तो देखो, ये जो यहाँ पे हमने अभी टेबुलर फॉर्म देखा है ना, टेबुलर रिप्रेजेंट देखा, डिमांड शेड्यूल देखा, इसमें हमने क्या इन्फर किया, मतलब इसे क्या कंक्लूड किया कि जो प्राइस ऑफ एन एप्पल है उसे उसके बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर क्या हो रही है? कम हो रही है। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड हुआ। ठीक है, अब इसे टेबुलर शेड्यूल को हम जब दो इंडिविजुअल हाउस होल्ड का निकालेंगे तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल निकल के आता है। ठीक है, यहाँ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दे रखा है। ठीक है, दो ठो, मतलब हाउस होल्ड ए का दे रखा है, हाउस होल्ड बी का दे रखा है। जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड निकल के आ जाएगा: 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 2 + 1 तो 3। तो यहाँ हमारा मार्केट डिमांड निकल के आ गया। तो फिर भी हम देखेंगे तो प्राइस हमारा बढ़ रहा है। 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। तो प्राइस के बढ़ने से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड हमारा घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट डिमांड हुआ। अब यहाँ देखो, मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। समेशन क्या होता है? सम होता है। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व क्या है? हॉरिजॉन्टल समेशन है किसका? इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का। ये जो दो इंडिविजुअल डिमांड कर्व दे रखे थे, इन दोनों को हमने हॉरिजॉन्टली सम कर दिया, तो ये हमारा मार्केट डिमांड निकल के आ गया है ना। तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व था। अब देखो डिमांड कर्व देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो, जो हमने अब तक टेबुलर फॉर्म प्रेजेंटेशन देखा लॉ ऑफ डिमांड का, जब उसी को हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा डिमांड कर्व हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जांपल फिगर दे रखा है 3.5, इसमें एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को ले रखा है और वाई एक्सिस पे प्राइस को ले रखा है। ये चीज हमेशा याद रखना कि हम एक्स एक्सिस पे है ना क्वांटिटी डिमांडेड को रखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा और प्राइस हमारा वाई एक्सिस पे रहेगा। ठीक, और इसमें जो ये बना रखा है, जो हमने ऊपर देखा था ना कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही थी, यहाँ भी वही चीज है। तो ग्राफ को समझते हैं। देखो, जब प्राइस 1 पॉइंट ए है, वहां पे हमारी प्राइस 1 रुपीज थी। ठीक है, प्राइस 1 रुपीज थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 15 यूनिट्स थी। ठीक है, और जब प्राइस 2 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड घट के 12 यूनिट हो गई, और जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 2 से 3 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड और घट गई, 9 यूनिट हो गई, और जब प्राइस बढ़ के 4 रुपीज 4 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड और घट के 5 रुपए हो गई। तो फिर से यहाँ यही निकल के आ रहा है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है, क्योंकि ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, और डिमांड कर्व को हमने यहाँ पे देखो देखो फिगर में डीडी से रिप्रेजेंट किया गया, तो डीडी स्टैंड्स फॉर डिमांड कर्व। ठीक है, और एक चीज और इसका डिमांड कर्व का फीचर कह लो, हाँ फीचर कह लो, जो सामने निकल के आ रहा है कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड जब हम प्रोसीड करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिख रखा है डीडी इज डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इज दैट इट्स
स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है। इन फिगर द डिमांड कर्व हैज बीन शोन एज अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे इस फिगर में तो हमने देखा कि डिमांड कर्व क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है बट एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बट हमेशा डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ठीक है। डिमांड कर्व हमारी कर्व भी हो सकती है, डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, डिमांड कर्व कर्व भी हो सकती है, ठीक है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कितना चेंज आ रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस के चेंज होने से। मतलब जैसे अगर प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बढ़ रही है, प्राइस ज्यादा कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम बढ़ रही है। तो इसमें मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है उस पर, उसकी वजह से हमारा ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन बनता है या तो कर्व बनता है, बट डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये याद रखना, ठीक है। अब देख लो, मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो इनवर्स 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 रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, है ना। जिसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिमांड के, क्वांटिटी डिमांडेड के। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। और इसको हम लोग तीन कॉन्सेप्ट से और समझने की कोशिश करेंगे। जो होता है प्राइस इफेक्ट इज द सम टोटल ऑफ सबमेशन इफेक्ट, सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम चेंज इन रिलेटिव चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब ये चीज आप ध्यान से समझना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब आता है, जब हमारे रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में चेंज आती है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि एक पेप्सी कैन है और कोक का कैन है, ठीक है। पेप्सी का कैन और कोक का कैन पहले शुरुआत में दोनों 20-20 रुपए का था, ठीक। बट क्या हुआ, इन फ्यूचर कोक के कैन ने 5 रुपए बढ़ा दिया, तो अब प्राइस कितनी हो गई कोक के कैन की, 25 रुपए हो गई। बट हमारे पेप्सी का कैन तो अभी भी 20 रुपए का ही है ना। तो जब इन दोनों के प्राइस को कंपेयर करेंगे तो जो पेप्सी का कैन है वो रिलेटिवली चीपर हो जाएगा। इंडिविजुअली देखें तो फिर पेप्सी के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, बट कोक के प्राइस बढ़ा देने की वजह से पेप्सी का जो कैन है वो अब रिलेटिवली चीपर हो गया है। तो अब क्या है, अब जब लोग मार्केट में इन दोनों कैन के प्राइस को देखेंगे तो ज्यादा प्रेफर करेंगे कि वो पेप्सी के कैन को परचेज करें और उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे, है ना। तो इधर क्या हुआ, प्राइस की इंडिविजुअल मतलब पेप्सी के कैन में इंडिविजुअली चेंज नहीं आया है, ठीक है। बट जब हम रिलेटिवली इनके प्राइस को कंपेयर करें तो पेप्सी का कैन जो है वो रिलेटिवली चीपर हो गया, तो लोग इसकी क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा देंगे। तो इसी चेंज को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। द चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यही चीज हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। एक और एग्जांपल से यहाँ हमें दिया हुआ है कि जब प्राइस ऑफ मैंगो और अदर फ्रूट्स मान लो 40 है, मैंगो का प्राइस कम हो गया बट बाकी फ्रूट्स का प्राइस तो वही है ना। बाकी फ्रूट्स ने अपना प्राइस ना तो कम किया है ना तो ज्यादा किया है, बट मैंगो के प्राइस कम कर देने से जब हम इसे बाकी फ्रूट से कंपेयर करेंगे तो क्या हो रहा है कि जो हमारे मैंगो का प्राइस जो है वो रिलेटिवली चीपर हो गया है बाकी फ्रूट के प्राइस से। तो लोग क्या करेंगे, हमारे मैंगो के क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। अब इनकम इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो क्या दे रखा है कि जो मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर है, ठीक है, जब प्राइस ऑफ मैंगो फॉल हो रहा है तो परचेजिंग पावर ऑफ द गिवन मनी इनकम राइजेस, ठीक है। टू पुट इट डिफरेंटली बाय स्टेटिंग दैट एज द प्राइस ऑफ मैंगो फॉल्स द गिवन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज रियल इनकम राइजेस। तो बस बात इतना समझने वाला है कि जैसे सैलरी मान लो किसी कंज्यूमर की 5,000 है, ठीक है, और मैंगो जो थी वो 50 रुपीज पर केजी मिल रहे थे, तो वो कितना केजी परचेज कर पाएगा, 100 केजी परचेज कर पाएगा अपने इनकम से, ठीक है। तो अब जब वो 100 केजी परचेज कर ले रहा है मैंगो अपने पूरे 5,000 में, और जब हम मैंगो का प्राइस डिक्रीज कर देंगे 50 रुपए से, जब वो घट के 40 रुपए पर केजी हो गया, तो एक मतलब 100 केजी खरीदने के बाद फिर भी इसके पास 1,000 रुपए बच गया, है ना। तो मतलब क्या है कि मैंगो का प्राइस कम होने से हमारी मनी इनकम जो थी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, है ना। मतलब जो हमारी मनी इनकम थी, रियल मनी इनकम, वो बढ़ गई, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ गई एक तरीके से। मनी इनकम नहीं बढ़ी है, जैसे मनी इनकम तो 5,000 की 5,000 ही है, बट क्या है, जो मैंगो का प्राइस है वो 40 रुपए के मतलब 50 रुपए केजी पहले था, बट अब 40 रुपए केजी हो गया, तो 1,000 रुपए बढ़ गया ना। तो अब 1,000 रुपए से हम कुछ और भी परचेज कर सकते हैं और चाहे तो और भी मैंगो परचेज कर सकते हैं। तो अब इस बचे हुए 1,000 में हम 40 रुपए के हिसाब से 25 केजी मैंगो और परचेज कर सकते हैं। तो टोटल 5,000 रुपए में हमने 125 केजी आम खरीद लिया, है ना। तो यही हुआ कि जैसे मैंगो के प्राइस डिक्रीज होने से हमारी मनी इनकम, ठीक है, मतलब उस रियल इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ गई। रियल इनकम 5,000 थी, उसकी परचेजिंग पावर 100 केजी से 125 केजी हो गई। बस इतना ही कहने की मतलब यहाँ कहना चाह रहा है, ठीक है, कि मैंगो का प्राइस घट जाने से हमारी जो रियल इनकम थी उसकी मनी इनकम बढ़ गई, ठीक है, और हम और भी मैंगो बाय कर सकते हैं उससे। तो दिस राइज इन द रियल इनकम विद फॉलो इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मनी इफेक्ट। और इसी राइज इन रियल इनकम को, जो चेंज आया है रियल इनकम में हमारे प्राइस ऑफ मैंगो के चेंज होने से, उसे हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। द राइज इन द मनी इनकम हैज द सेम इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एज द राइज इन द रियल इनकम, ठीक है। मनी इनकम तो हमारा बढ़ गया, मतलब पैसा 5,000 का 5,000 ही है, बट मैंगो का प्राइस कम होने से हमारी मनी इनकम बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी सेम डायरेक्शन में ही मूव करेगी। वो बढ़ी है, मनी इनकम बढ़ी है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, ठीक है। हमने और मैंगो 25 केजी और मैंगो परचेज कर लिया उससे, है ना। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। सच कम्युनिटी हुज क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस विद राइज इन रियल मनी इनकम इज कॉल्ड नॉर्मल कम्युनिटी। अब ये भी चीज यहाँ ध्यान में रखने वाली है कि ये सिर्फ नॉर्मल कम्युनिटी के केस में होता है कि मनी इनकम बढ़ने से हम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देते हैं, ठीक है। बट और इसे हम पॉजिटिव इफेक्ट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मनी इनकम बढ़ रहा है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा रहे हैं। बट नेगेटिव इनकम इफेक्ट भी होता है इंफीरियर कम्युनिटी के केस में, ठीक है। इंफीरियर कम्युनिटी के केस में नेगेटिव इफेक्ट होता है, कैसे कि जैसे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है ना,
ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो हमारी मनी इनकम बढ़ गई। अब मनी इनकम नहीं बढ़ी है मान लो, ठीक है, प्राइस कम होने की वजह से, उन ब्रांडेड कपड़ों के प्राइस कम होने की वजह से हमारी मनी इनकम बढ़ गई, तो हम बचे हुए पैसों से भी चाहेंगे कि वही प्रोडक्ट और परचेज कर ले, है ना? तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी, तो वो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हुआ। बट इन इंफीरियर कमोडिटी के केस में जो प्रोडक्ट्स ब्रांडेड नहीं होते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बेकार क्वालिटी के होते हैं, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम अपने बचे हुए पैसों से हम और क्वांटिटी डिमांड करें उस कमोडिटी की? नहीं चाहेंगे ना, हम चाहेंगे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट पे स्विच कर जाए। तो वही कह रहा है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट भी होता है इंफीरियर कमोडिटी के केस में। जब इंफीरियर मतलब बैड क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे तो हमारी मनी इनकम बढ़ने से हम क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं करते हैं, हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे स्विच कर जाते हैं। जैसे देखो अनब्रांडेड कार्डियन था, ठीक है, वो इंफीरियर कमोडिटी है इन कंपैरिजन टू ब्रांडेड कार्डियन। तो जब ब्रांडेड के कंपैरिजन में देखेंगे तो जब प्राइस बढ़ेगी, मनी इनकम बढ़ेगी, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे। बट जब अनब्रांडेड कार्डियन को देखेंगे तो जब हमारी मनी इनकम बढ़ेगी तो हम उस क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाएंगे नहीं, कम कर देंगे। ठीक है, तो यही होता है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो इंफीरियर कम्युनिटी और नॉर्मल कम्युनिटी के केस में अलग अलग होता है। अब देख लेते हैं प्राइस इफेक्ट क्या होता है। प्राइस इफेक्ट जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का सम कर देते हैं तो वो हमारा प्राइस इफेक्ट निकल के सामने आता है। ठीक है, to realize that substitution effect and income effect do not operate in a sequence। जो हमारे substitution effect होता है और income effect होता है, ये सीक्वेंस में ऑपरेट नहीं होता है, जैसे कि पहले substitution effect होगा फिर income effect होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे ही प्राइस में चेंज आता है ये दोनों साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता है। गिवन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट व्हेन टेकन टुगेदर गिव प्राइस इफेक्ट। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को कंबाइन करेंगे तो हमारा प्राइस इफेक्ट निकल के आता है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक है, हाँ, तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट्स इन अ मैनर सच दैट एज द प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीजेस। अब हमने देखा ही था कोक और पेप्सी वाले केस में कि जो कोक का प्राइस जो था वो बढ़ गया था। ठीक है, प्राइस बढ़ गया था तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड घट गया था, है ना? हाँ, प्राइस बढ़ा था तो हमारा जो पेप्सी था वो रिलेटिवली चीपर हो गया था, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया था। तो वही कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस मैनर में हमेशा होगा कि प्राइस घटेगा और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा बढ़ेगा। और वैसा ही हमारा इनकम इफेक्ट में भी होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या देखा था हमने, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट में देखा था हमने कि प्राइस बढ़ता है मतलब वही रियल मनी इनकम बढ़ती है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उस कम्युनिटी की, नॉर्मल कम्युनिटी के केस में। बट इंफीरियर कम्युनिटी हो तो उस केस में अपोजिट हो जाता है कि हम रियल मनी इनकम बढ़ने के बावजूद भी हम उस कम्युनिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, है ना? कब इंफीरियर कम्युनिटी के केस में, अनब्रांडेड प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं तो मतलब नॉर्मल कम्युनिटी होती है तो हम चाहते हैं कि हमारी मनी इनकम बढ़े तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दें। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में मतलब सब्सक्रिप्शन इफेक्ट और मनी इनकम इफेक्ट के पॉजिटिव इनकम इफेक्ट वाले केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम, जब इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगी, जब इनकम इफेक्ट हमारी नेगेटिव होगी, देखो जब ये हमारा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारी इसको इससे ज्यादा होगी, नेगेटिव से ज्यादा होगी, मान लो 62 हमारी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है, और इनकम इफेक्ट हमारी -2 है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमारी ज्यादा है ना, तो हमारी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगी। मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्राइस इफेक्ट है ये नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जब ये नेगेटिव हो जाएगा, जब हमारी इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा हो जाएगी जिस दिन, उस दिन हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओवरवेज और इज पावरफुल देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। बट जब गिवन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इफ द मनी if income effect is negative, the law of demand will not apply provided negative income effect outweighs and is more powerful than substitution effect। जब हमारा इनकम इफेक्ट का नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, ठीक है, बट जिस दिन ये हमारा 10 हो गया मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वीक हो गया, ठीक है, -50 हो गया, ठीक है, -50 हो गया, तो इस तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है हमारा वीकर पड़ गया किसके सामने, इनकम इफेक्ट के सामने। ठीक है, तो बस रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, जो प्राइस इफेक्ट है हमारा वो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, इसके नेगेटिव होता ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अब गिवन गुड्स क्या होते हैं? अ केस व्हेन नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉसिबल व्हेन गिवन गुड्स नेम आफ्टर रॉबर्ट गिफन हु फर्स्ट टॉक अबाउट सच गुड्स है वो किसके नाम पे पड़ा था? रॉबर्ट गिफन के नाम पे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही इसके बारे में परिचर्चा की थी मतलब पहली बार। ठीक है, इन केस ऑफ गिवन गुड्स फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी नीड नॉट टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। मैंने आपको बताया कि जैसे अब खराब क्वालिटी ऑफ गुड्स होंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो आप क्यों उस चीज की क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज करेंगे? नहीं करेंगे। तो वही बात है कि अगर यहाँ अगर प्राइस कम भी होती है तो नॉर्मल गुड्स की कम्युनिटी में केस में देखा जाए तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा लेते हैं ना। अब जैसे मान लो
कोई अच्छा प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोटीन पाउडर है, ठीक है, प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन पाउडर है, और उसके प्राइस में अगर कमी आती है, तो लोग क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर देंगे, उसका कंजम्पशन ज्यादा कर लेंगे, है ना। बट इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स के केस में जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होती है, ठीक है। हम उस गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड को ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ गिफिन गुड्स में रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड फॉर दिस गुड, बस वही चीज है, ठीक है। तो यही गिफिन गुड्स था हमारा। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, तो चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजी है। देखो, जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि जैसे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड हम कैसे पता करते हैं, मतलब डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है, फैक्टर्स उसके जो है, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब जब वेन एवर द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब जब कभी भी हम देखें कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड में चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है कि उसके खुद के, उस कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। तब बाकी चीजें कांस्टेंट होंगी, ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। और जब भी हम देखें कि डिमांड में चेंज आ रहा है, कैसे कि चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, उस कमोडिटी के प्राइस को छोड़ के बाकी किसी भी फैक्टर में चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज हो रही है, तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है। चेंज इन डिमांड कब होता है, जब प्राइस, मतलब उस कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने से अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज, मतलब डिमांड में चेंज आता है, तो उसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। और जब भी डिमांड में चेंज आता है, कब, जब भी फैक्टर, मतलब चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, मतलब जैसे वो जो प्रोडक्ट कुछ भी है, मैंगो है, मैंगो की खुद के प्राइस में चेंज होने से अगर उसकी क्वांटिटी, मतलब डिमांड में चेंज आ रही है, तो चेंज इन डिमांड हुआ। और मैंगो के प्राइस को छोड़ के, आम के प्राइस को छोड़ के, दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस, मतलब दूसरे फ्रूट्स के प्राइस हो गए, सीजन हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, इनकम हो गया, है ना, पॉपुलेशन हो गया, इन सब में चेंज आ रही है, और इसके चेंज आने से मैंगो के डिमांड में चेंज आ रही है, तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा, ठीक है। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी में टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। एक्सपेंशन इन डिमांड टेक्स प्लेस व्हेन द विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, ठीक है। कन्वर्जनली विद द राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है, में टेक द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब डिमांड कर्व हमने देखा था कि वो स्लोप डाउनवर्ड ही होती है ना, लेफ्ट से राइट हमेशा स्लोप डाउनवर्ड ऐसे ही रहती है। अब इसमें भी शिफ्ट होता है। अब जैसे देखो क्या कह रहा है कि जैसे एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को दिखा रखा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रखा है, और वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है इन रुपीज, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, और ये जो डी कर्व है, ये डिमांड कर्व है हमारा, और डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड, हमने ऊपर देख लिया था। अब देखो एट पॉइंट ए ऑन द डिमांड कर्व वी फाइंड द दैट द प्राइस ओ ए है, नहीं ओ पी ए है, और क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, ओ क्यू ए है। इस पॉइंट पे, ये जो ए है, इस पॉइंट पे हमारा प्राइस कितना है, ओ पी ए है, ठीक है, प्राइस इतना है हमारा, ठीक। और क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, ओ क्यू ए, क्वांटिटी डिमांडेड इतना है, ठीक है। अब आगे देखें, एज द प्राइस फॉल्स टू ओपीसी, अब जब प्राइस घट गई हमारी, ठीक है, प्राइस हमारी डिक्रीज हो गई, अब प्राइस हो गई हमारी ओपीसी, ठीक है। तो अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होकर कितनी हो गई, ओक्यूसी तक, ठीक है, इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, प्राइस कम हो गई। अब फिर से देखें अगर ओक्यूसी, और दिस मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी ऑन डिमांड कर्व इज रेफर्स टू एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। ये जो मूवमेंट हुई है, ठीक है, ए से सी तक डिमांड कर्व में, इसे हम एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ हमारा प्राइस कम हुआ, पहले ओपीए था, अब ओपीसी हुआ, तो प्राइस से कम होते ही क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई, ओपी ओ क्यू ए से ओ क्यू सी हो गई, ठीक है। बट जब हम देखें कि जब प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगी, जब ओ पी ए से ओ पी बी होगी प्राइस हमारी, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ओ क्यू ए से ओ क्यू बी हो गई, अब क्वांटिटी डिमांडेड हमारी घट गई। तो अब ये जो मूवमेंट हुआ हमारा, ए से बी तक जो मूवमेंट हुआ, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये जो मूवमेंट हुआ ए से सी तक, इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन इन डिमांड कर और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर देखा। अब चेंज इन डिमांड देख लेते हैं। अब चेंज इन डिमांड हमने ऊपर देखा ही था कि जब कभी भी डिमांड में चेंज आता है, किसकी वजह से, उस कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने से, जब भी डिमांड में चेंज आएगा तो वो हमारा चेंज इन डिमांड होता है, बाकी चीजें कांस्टेंट होंगी इस टाइम पे। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ हाउस होल्ड इट मे बिगिंस टू कंज्यूम मोर ऑफ मिल्क ऑल्दो देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ मिल्क। Likewise, with the introduction of satellite TV, demand of cable TV has substantially came down, although the price of cable TV has not been changed. देखो, चेंज इन डिमांड टेक प्लेस व्हेन द होल डिमांड कंडीशन गोज अंडर चेंज, goes a change, ठीक है, undergoes a change. This change occurs due to change in any determinant of demand except the price of commodity. For example, due to increase in the income of household, it may begins to consume more of milk. इनकम में बढ़ जाने से मिल्क का कंजम्पशन बढ़ गया, बट जो मिल्क का प्राइस था उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट घर के इनकम में बढ़ जाने से इन मिल्क का कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है। और देख लें कि अगर सैटेलाइट टीवी आ गया है मार्केट में, तो डिमांड ऑफ केबल टीवी वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। प्राइस, मतलब केबल टीवी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट सैटेलाइट टीवी के आने से हमारे केबल टीवी के डिमांड में अंतर आ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा पहले से। चेंज इन डिमांड में टेक टू फॉर्म, ठीक है, इधर कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन हो रहा था, और इधर हमारा होता है
अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड टेक प्लेस व्हेन, इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब एट गिवन प्राइस हायर क्वांटिटी डिमांडेड, हायर क्वांटिटी इज डिमांडेड, मतलब जितना प्राइस है उतने पे ही क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है हमारी, ठीक है, तब इंक्रीज होगा। या फिर एट हायर प्राइस है, जब प्राइस ज्यादा है और सेम क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं तो भी हमारी डिमांड में इंक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज कब होगा, एट गिवन प्राइस लोअर क्वांटिटी इज डिमांडेड, जितना भी प्राइस है हमारा उतने पे हम कम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं किसी कमोडिटी की, तो डिमांड कम होगा। और लोअर प्राइसेस पे भी हम सेम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो भी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम होगी। लो जब प्राइस कम हो रहा है तो हमें क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देना चाहिए, बट हम बढ़ा नहीं रहे हैं, सेम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ हमारा ग्राफ से दिखाया गया है। एक्स एक्सेस पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया गया है और वाई एक्सेस पे प्राइस रुपीज के फॉर्म में दिखाया गया है। हाँ, तो देखो जब डिमांड बढ़ेगा ए से बी हो रहा है, ठीक है, जब सेम प्राइस पे हमारा डिमांड हम बढ़ा रहे हैं तो इसे हम राइटवर्ड इंक्रीज कहेंगे। ये बढ़ तो रहा है, ये इंक्रीज हुआ, और ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। और जब डिक्रीज हो रहा है तो इस साइड हो गया, जब सेम प्राइस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर दिया और प्राइस के कम होने पे भी हम क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारा क्वांटिटी डिमांड में मतलब डिमांड में डिक्रीज आ जाएगा, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो वही यहाँ दे रखा है। तो अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि मतलब ये बहुत ही हेल्पफुल होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, ताकि हम कमोडिटीज की प्राइस को फिक्स कर सकें, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड के एप्लीकेशन को देखेंगे जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसी में हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। एज यूजुअल एक्स एंड वाई एक्सेस मेजर क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड रखा है और वाई एक्सेस पे हमने प्राइस ऑफ द कमोडिटी रखा है, ठीक है। अब देखो एट ओपी प्राइस, हाँ देखो, मतलब ऐसे अभी हमारे पास सप्लाई इतनी है कमोडिटी की, बट अभी डिमांड कितनी आ रही है, अभी हमारी प्राइस है मार्केट में OP0, ठीक है, OP0, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, OQ0। तो अभी हमारे पास डिमांड सिर्फ इतनी ही आ रही है ना, हमारे पास कमोडिटी है इतनी सारी, OQ0 OQ1 तक, बट अभी हमारी डिमांड सिर्फ इतनी ही आ रही है, तो ये बचा हुआ जितना भी कमोडिटी है हमारा, ये तो वेस्ट जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट को अगर पूरा जितना भी कमोडिटी प्रोड्यूस हुआ है वो पूरा यूटिलाइज करवाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, प्राइस जो पहले OP0 थी उसको रिड्यूस करके प्राइस OP1 करना होगा, जिससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना भी मार्केट में हमारा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, कमोडिटी प्रोड्यूस्ड है, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो जितना कंजम्पशन मतलब जितना प्रोडक्शन था सब कंज्यूम हो जाएगा, तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। देखो नाउ इफ द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू डिस्पोज ऑफ ऑल द होल ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि उन्हें जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है सब डिस्पोज करना है, देन द ओनली वे इट कैन बी डन बाय इज रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम OP0 टू OP1, ठीक है, मतलब OP0 से OP1 तक हमें प्राइस रिड्यूस कर देना है। पहले OP0 तक प्राइस थी, अब OP1 तक कर देनी है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जितना प्रोडक्शन था सब कंज्यूम हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है अनाउंसमेंट ऑफ द सब्सिडी और टैक्सेस। तो अब जब गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी किस फॉर्म में प्रोवाइड करती है, कैश देती है प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। सपोज दैट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इज मोर, बट फॉर सम रीजन द क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट सफिशिएंट। मान लो हमारे पास क्वांटिटी मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी है, बट डिमांड इतनी आ ही नहीं रही है, डिमांड हमारे पास सिर्फ इतनी ही आ रही है, तो जो इतना प्रोडक्शन है वो तो वेस्ट हो रहा है ना। तो अब इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर को सब्सिडी प्रोवाइड करती है कि कंज्यूमर्स की डिमांड को वो अट्रैक्ट करे, इंक्रीज करे, ताकि ये पूरा जितना प्रोडक्शन हुआ है वो सब कंज्यूम हो जाए, ठीक है, वो सब यूटिलाइज हो जाए और हमारे जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट भी ना हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर्स को, ताकि हम डिमांड को इंक्रीज करें, ठीक है। सिमिलरली द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इज लेस देन द डिमांड फॉर द कमोडिटी। अब जैसे अब डिमांड इतनी आ रही है गुड्स की, बट हमारी कैपेसिटी ही इतनी है, हमारे पास रिसोर्सेज ही उतने नहीं है कि हम उतना प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है, हमारे पास कैपेसिटी ही इतनी है कि हम इतने ही गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब डिमांड तो ज्यादा आ रही है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, हैवी टैक्स इंपोज कर देगी इन गुड्स पे, और टैक्स इंपोज होने की वजह से इनकी प्राइस बढ़ जाएंगे, और प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड खुद ब खुद कम हो जाएगी, तो डिमांड भी घट के हमारे इसके बराबर हो जाएगी, है ना। तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी और टैक्स भी प्रोवाइड करती है लॉ ऑफ डिमांड को यूज करके, ठीक है। एक ये एप्लीकेशन हो गया। अब तीसरा पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड एंड द कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू पे रेदर देन गो विदाउट द कमोडिटी एंड द प्राइस व्हिच ही एक्चुअली पेज। अब देखो ये डिफरेंस होता है किसका, जो कंज्यूमर विलिंग टू पे, मतलब वो कितना इच्छुक है उस गुड्स के लिए देने के लिए, है ना, और वो कितना उस गुड्स के लिए दे के जा रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखें तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया एक कमोडिटी पे, एक कमोडिटी को सेल आउट करने में, ठीक है, तो वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम अमाउंट विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल अमाउंट पेड इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कंज्यूमर सरप्लस का। और ये जो ग्राफ है इस पे हमने एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड को रखा है और वाई एक्सेस पे प्राइस को। तो जैसा कि आपको पता है कि डिमांड कर्व जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड्स, है ना, और सप्लाई कर्व जैसे इसका अपोजिट होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। तो जहां ये दोनों डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और ये जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया और डिमांड क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ठीक है। और जो
इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला एरिया आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, वो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है, ठीक है। अब देखो जो फिगर दे रखा है यहाँ पे हमको, उस पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई पे प्राइस है, और एट प्राइस ओ P0 क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी है, OQ0, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस है P0 to T0, है ना। बट जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कंज्यूमर सरप्लस, मतलब जैसे कंज्यूमर ज्यादा सरप्लस इंजॉय कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टाइम पे कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज कर देगी। तो जहां पे हमारा प्राइस OP0 था, वहां से गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज करके OP1 कर देगी, ठीक है। तो अब जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, OQ0 से OQ1 हो जाएगा। तो अब क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ तो कंज्यूमर सरप्लस भी हमारा कम हुआ, P1 से T1 हो गया, है ना। तो अब वही है, वेदर द प्राइस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इम्पोजिंग टैक्स। तो अब प्राइस कैसे इंक्रीज कर रही है गवर्नमेंट कमोडिटी की, टैक्स लगा के। वेदर वेदर और नॉट इम्पोज टैक्स विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज, अच्छा, मतलब कितना कंज्यूमर को सरप्लस हो रहा है, ठीक है, किसके रिलेशन में, अगर टैक्स जितना गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, उस इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना कंज्यूमर को सरप्लस, मतलब सरप्लस में लॉस हो रहा है, उससे कंपेयर करने पे पता चलेगा कि हमें टैक्स इम्पोज करना है या नहीं करना है। टैक्स विल बी इम्पोज ओनली व्हेन द टैक्स कलेक्टेड इज मोर देन द लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। टैक्स तब इम्पोज करती है गवर्नमेंट जब टैक्स जितना कलेक्ट किया गया है वो ज्यादा होगा जितना कंज्यूमर सरप्लस में लॉस हो रहा है उससे, ठीक है। और गवर्नमेंट सब्सिडी कब प्रोवाइड करती है, जब जब जो गेन हुआ है कंज्यूमर सरप्लस पे वो ज्यादा है गवर्नमेंट ने जितनी सब्सिडी प्रोवाइड की थी उससे, तो गवर्नमेंट सब्सिडी और टैक्स भी लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग फिक्स करती है। तो यही था हमारा कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 3 कंज्यूमर डिमांड यहीं पे। तो आई होप कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही फर्दर पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।